वेलकम टू एबनीस जुडिशरी। फाइनली यूपीएपीओ का फॉर्म आ गया है और आज से फिलिंग स्टार्ट है। आज से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। काफी टाइम से इंतजार था, 2-3 साल हो गए थे। हम लोग सोच रहे थे कब यूपीएपीओ आएगा, कब यूपीएपीओ आ गया। फाइनली यूपीएपीओ तुम्हारे सामने है। अब खैर जो भी है, जुडिशरी का भी हमें वेट है, लेकिन मुझे लगता है जुडिशरी भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक जुडिशरी नहीं आता तब तक एपीओ हमारे लिए मेन एग्जाम है। और उन लोगों के लिए जिनका भी 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है प्रैक्टिस का, मतलब एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड हुए जिन्हें 3 साल नहीं हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो लोग अभी जुडिशरी नहीं दे सकते हैं, तो एपीओ ही उनके लिए मेन एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। 182 वैकेंसी है और मतलब बहुत कुछ है, तो बहुत अच्छी जॉब है। बहुत सैलरी भी बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे वैकेंसीज जो हमारी आई हैं उसकी फिलिंग डेट कब से स्टार्ट है, कैसे ये फॉर्म फिल होगा, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, या फिर किस कैटेगरी को कितनी सीट अलॉट की गई हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। बहुत जितना भी कुछ डिस्कशन होता है एक नोटिफिकेशन में, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या है इसमें। स्टार्टिंग है यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि। अच्छा, आवेदन प्रारंभ होने की अंतिम तिथि है 16/9/2025 और अंतिम तिथि है 16/10/2025। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि है 24/10/2025। मतलब क्या है कि अगर फॉर्म भरते समय यदि कोई गलती हो भी जाती है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए भी इन्होंने 8 दिन का टाइम दिया है। ये मतलब अच्छा तरीका है, कई बार फॉर्म भरते समय हमसे गलतियां हो ही जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि इसको फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्लॉज कह रहा है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी का ओटीआर पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जिन लोगों ने यूपीपीएससी का फॉर्म पहले कभी भरा है, जैसे आरओ भरा होगा या फिर यूपीपीसीएस भरा होगा, उनके पास एक ओटीआर नंबर होगा, तो उस ओटीआर नंबर से ये फॉर्म फिल हो जाएगा। तो जिनके पास पुराना ओटीआर नंबर है वो उससे भी कर सकते हैं, और अगर जिनके पास पुराना ओटीआर नंबर नहीं है, नया ओटीआर उनको जनरेट करना है, तो पहले नया ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो आगे लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट को ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका जो फॉर्म फिल होगा एपीओ का, वो तब होगा जब ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा, और वो उसके मिलने के 72 घंटे बाद। ठीक है, इसके बाद लिखा है इसके बाद और हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओटीआर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमारे फॉर्म के फिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा नोटिफिकेशन है, जितने भी बच्चे मैं सबसे कहूंगा कि सभी पूरा नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ा करें, ये इंपॉर्टेंट होता है कई बार। इन्होंने ओटीआर नंबर को भरने के तरीके बताए कि अप्लाई क्लिक करने पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर आएगा। ठीक है, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसका तरीका बताया। ये सब हमें देखने की जरूरत नहीं है, जब हम फॉर्म भरेंगे तब अपने आप ही वो सब करते चले जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। इसके बाद हम देख लेते हैं, हमें हाँ यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कितनी फीस यहाँ पर जाएगी आपके फॉर्म भरते समय। तो फीस पे डिस्कशन कर लेते हैं। फीस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पैसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, लिमिटेड अमाउंट होता है, तो हमारे लिए फीस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर बोला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग की जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपए प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपए, टोटल 125 रुपए जो फीस है इसकी। यूपीएपीओ की जो फीस है ऑनलाइन फॉर्म की फीस वो 125 रुपए। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपए है और 25 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया है, टोटल है 65 रुपीज। ठीक है, जितने दिव्यांगजन हैं उनके लिए फीस है यहाँ पर परीक्षा शुल्क 0 रहेगा उनका, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया फीस रहेगी 25 रुपए, तो कुल मिलाकर 25 रुपए फीस उनकी रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पर वैकेंसी है तो उनके लिए फीस यहाँ पर रखी गई है 40 रुपए परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया के 25, टोटल 65। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी इनकी जो फीस है वो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार होगी। ठीक है, तो महिलाएं जो ओबीसी की हैं उनकी ओबीसी की जो फीस रखी गई है, ठीक है, वो होगी। जो
जनरल की हैं उनकी वो होगी, SC ST महिलाओं की फीस 65 होगी, या फिर जैसे भूतपूर्व सैनिक जो महिलाएं हैं उनकी होगी 65, ठीक है। दिव्यांगजन जो महिलाएं हैं उनकी 25 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर फीस को डिवाइड किया गया है। इसके बाद का पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जैसी वैकेंसी आई है सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो यही है कि वैकेंसी को कैसे डिवाइड किया गया है ना, क्योंकि 182 पोस्ट है कुल, और उनमें से जो अनरिजर्व सीट है वो है 27। अनरिजर्व सीट कितनी है? 27। तो ये कई बार होता है कि मतलब अनरिजर्व सबसे कम क्यों रखी गई है, तो अभी इसके बारे में बात देख लेंगे, कमीशन बताएगा ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि बैकलॉग की बहुत सारी वैकेंसी होंगी, उनको ऐड किया गया होगा OBC और SC सीट के साथ, तो यहाँ पर इसलिए जो जनरल सीट है वो कम है, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जाति की 67 है, अनुसूचित जनजाति की 9 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 61 है, OBC की EWS 18 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 और दिव्यांगजन के लिए 7 है, कुल मिलाकर 4, जिसमें LV है, 2 HH है और 1 OA है, ठीक है। और लास्ट है हमारा स्वतंत्र सेनानी, उसके लिए 3 सीट है, और कुल मिलाकर 182 सीट में से 36 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 36 का मतलब होता है 20%, यूपी का यही है। तो जितनी भी यहां पर सीट दी गई है उनमें 20% महिलाओं का आरक्षण पहले से, मतलब क्या है, जैसे 27 सीट है तो यहां पर मान के चलो अप्रोक्सीमेट 5 सीट महिलाओं के लिए पहले से आरक्षण, ठीक है। यहां पर बात की जाए 67 में तो यहां पर होगा हमारा लगभग 13 सीट आपको SC कैटेगरी में रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए, ठीक है। यहां पर लगभग 2 सीट, ठीक है। यहां पर भी लगभग यहां पर 12 सीट होंगी, और EWS में भी आपकी होंगी जो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी, वो भी होंगी 4 सीट रिजर्व होंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सीट पहले से ही रिजर्व है, ठीक है। अगर तुम इसके आगे की बात करते हो, जैसे ये है भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन और सेनाव्रत जो स्वतंत्र सेनानी है, उनके लिए जो ये सीट रखी गई है 9, 7 और 3, ये कैटेगरी वाइज है। जिस कैटेगरी में जो अप्लाई करेगा उसके हिसाब से वहां पर वो सीट उनके लिए रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। तो वो अलग है। इसके बाद यहां पर एक चीज लिखी गई है, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि यूपीएपी ने जब वैकेंसी दी थी तो 44 वैकेंसी दी थी, लेकिन बाद में उन्हें बढ़ाकर 69 कर दिया था। जहां तक इस बार भी उम्मीद है कि वैकेंसी जरूर बढ़ेंगी, 10-20 वैकेंसी 100% बढ़ने की पूरी चांसेस है। तो इतना ज्यादा चिंतित होने के विषय नहीं है। और मुझे लगता है वो जो सीट जो बढ़ेंगी वो ज्यादातर ये होगा कि वो अनारक्षित सीट ही होंगी, अनरिजर्व्ड ही होंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, वैकेंसी जरूर इंक्रीज होंगी, ठीक है। उसके बाद सैलरी वगैरह है, ये तुम देख लेना, ठीक है। जब एग्जाम देना तो सैलरी नहीं देखनी, आरक्षण वगैरह की जो रूल्स हैं वो देख लेना एक बार, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम आगे बात कर लेते हैं। ये हैंग हो गया है क्या? एक मिनट बस। टेक्निकल इशू। ठीक है, वापस देखो। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। पेज 1 हमारा कंप्लीट है। पेज 2 में देखते हैं, यहां पर फॉर्म के लिए है कमीशन और संशोधन नियमावली है 2009। इन सब की हमें जरूरत नहीं है, इन सबको देखने की जरूरत नहीं पेज नंबर 2 पर, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कुछ, यहां पर एक फॉर्मेट दिए गए हैं,
ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के जो फॉर्मेट होते हैं उनकी बात की गई यहाँ पर। इनको डाउनलोड कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है वैसे कभी कभी जब हमें नए सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं हमारे लिए। जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्या सिलेबस रहा होगा, ठीक है। हाँ, सिलेबस और यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी पार्ट आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2025 परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, ठीक है, क्या पाठ्यक्रम है, सामान्य ज्ञान और विधि। जो हमारा प्री होगा, प्री में जो होगा वो हमारा 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी और जो बाकी जो प्रश्न है वो होंगे हमारे लॉ के, ठीक है। देखो, सामान्य विज्ञान, सामान्य जनरल साइंस आएगा कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। जो पुराना पैटर्न है वही सेम पैटर्न फॉलो किया गया है यहाँ पर। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आएंगी 10 नंबर की, ठीक है। मतलब करंट है हमारा, करंट से 10 नंबर का पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट बहुत अच्छे लेवल पर पूछा जाता है, तो इसको खास तौर पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद भारत का इतिहास आएगा, भारत का इतिहास 8 नंबर का आएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये आएगा हमारा 8 नंबर का। तो अगर तुम देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हो तो जो हमारा जो अगर मैं कहूं मॉडर्न हिस्ट्री जिसकी हम बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आ जाती है। तो 8 नंबर की एंशिएंट और मेडाइवल और 8 नंबर में पूरी मॉडर्न, ठीक है। तो 16 नंबर का हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है भारतीय राजतंत्र एवं अर्थव्यवस्था। तो पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों मिलाकर 8 नंबर का आएगा। 4 नंबर का पॉलिटी, 4 का इकोनॉमी, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। 5-3 भी हो सकता है लेकिन ये बेसिक तौर पर ये माना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और जनसंख्या, जनसंख्या भी यहां पर इंक्लूड की गई है, ठीक है, ध्यान रखना है। 8 नंबर का ये पीटी का हमारा सिलेबस है जो जीएस का है, जिसको 50 नंबर में हमारा आएगा। इसके बाद हमारा 100 नंबर का आएगा लॉ, ठीक है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या क्या आएगा उसमें, भारतीय न्याय संहिता 2023, पुराने नए वाले एक्ट, अब आईपीसी नहीं पूछ रहा, कितना 30 मार्क्स। पहले ये होता था 35, अब हो गया है 30, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 20 मार्क्स, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 25 मार्क्स और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम एवं नियमावली 15 मार्क्स और लास्ट है हमारा भारतीय संविधान 10 मार्क्स। इस बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्री में ऐड कर दिया गया है, तो ये एक अच्छा मूव है। मुझे लगता है कि जुडिशरी के हर एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया जाना चाहिए, ठीक है। हम बाकी चीजों को कम रखें लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होना बच्चों को बहुत जरूरी है, तो ये ऐड होना चाहिए। 10 नंबर का ऐड किया, ये अच्छा है, ठीक है। ये टोटल हमारा 100 मार्क्स का है, ये हमें देखना है, और ये है हमारा 50 मार्क्स का, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर होंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई, यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आप देखोगे तो ऊपर लिखा है 0.33 की निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक सही एक गलत क्वेश्चन पर आपके 3 अगर आपके गलत क्वेश्चन होते तो एक सही वाला क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मेंस का क्या सिलेबस होगा। वैसे हमने सिलेबस पे पूरा डिस्कशन एक और वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी यहां भी देख लेते हैं। जो हमारा मेंस का सिलेबस होगा उसमें लिखा है लिखित परीक्षा में मुख्य 6 प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों की अवधि 1.5 घंटे तथा अन्य सभी प्रश्न पत्रों की अवधि 3 घंटे निर्धारित है, जिनका विवरण निम्नवत है। मतलब क्या है कि जो ये दोनों पेपर है, दूसरा और तीसरा जो पेपर है, जो 50-50 नंबर के पेपर हैं, ये 1 घंटा 30 मिनट के हैं, मतलब 90 मिनट्स। और बाकी जितने पेपर हैं ये और ये सब 180 मिनट्स के, 3 घंटे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वो 1.5 घंटे के हैं, बाकी दो सारे पेपर हमारे 3-3 घंटे के। तो पहला पेपर है सामान्य हिंदी का, तो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हाई स्कूल स्तर का होगा, तो 180 मिनट का होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। सामान्य अंग्रेजी का है, पहले इंग्लिश का पेपर नहीं होता था, इस बार इंग्लिश का पेपर ऐड किया गया 50 नंबर में। पहले जीएस का पेपर होता था 100 मार्क्स का, अब उसमें से 50 नंबर का इंग्लिश कर दिया, 50 नंबर का जीएस कर दिया। तो जिनका जीएस थोड़ा सा कमजोर था तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंग्लिश वाले पार्ट में मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। तो क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर 100 मार्क्स का होगा। फिर साक्ष्य अधिनियम है, मतलब ये हमारा हो गया बीएनएस और बीएनएसएस,
ठीक है। और फिर आएगा हमारा साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम 100 मार्क्स का होगा। और लास्ट है अन्य अधिनियम, अन्य अधिनियम भी हमारा 100 नंबर का होगा। अन्य अधिनियम कौन सा है? पहले एपीओ में अन्य अधिनियम वाला पेपर नहीं होता था, इस बार पहली बार जोड़ा गया। ठीक है। अन्य अधिनियम में क्या क्या आएगा, ये हमारे अन्य अधिनियम में आएगा। क्या क्या? पहला है आयुध अधिनियम, हमने बात की थी 16 नए एक्ट जोड़े जा रहे हैं, तो 16 के 16 ही नए एक्ट जोड़े गए हैं। ठीक है। पहला हमारा आर्म्स एक्ट है, दूसरा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो, उसके बाद है दहेज प्रतिषेध, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विस्फोटक अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विधिक धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 और विदेशी विषयक अधिनियम 1946। कुल मिलाकर ये 16 एक्ट हैं जो कि 100 मार्क्स में इस बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। 16 अधिनियम यदि 100 नंबर में पूछे जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि कोई भी क्वेश्चन 10 नंबर से ऊपर तो होगा ही, 20 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। जहां तक मेरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 5, 6, 8, 2 इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, 16 एक्ट है, तो 2-2 नंबर के, 5-5 नंबर के, 8-8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर रखे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। ये मैं श्योर हूं कि हर एक एक्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा। 16 एक्ट रखे गए हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि किसी एक्ट से कोई क्वेश्चन छूटेगा, 100% हर एक्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसके बाद और इसमें इंटरव्यू की बात की गई है, साथ में मैं तुम लोगों को एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये कि हमारे यहाँ पर यूपीएपी के स्पेशल बैच चल रहा है जो कि हमारा चलता है 6 to 9 PM शाम को। ये इसीलिए हमने रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। 5 बजे कोर्ट से आते हैं तो आराम से 6 से 9 वो अपनी क्लासेस कर सकते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन पर होगी। ठीक है। पर डे मंडे टू फ्राइडे हमारी ये क्लासेस चलेंगी और एवरी सैटरडे हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट होगा हमारा सैटरडे, एवरी सैटरडे। ठीक है। और इस जो हमारे कोर्स है इसमें हम आपको बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एक्ट और जीएस का जो पार्ट है पूरा का पूरा ही कवर कराएंगे। ठीक है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये हमारा जो मतलब पूरा कोर्स है परचेज कर सकते हैं, या हमें कॉल करके भी इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम में, और जो इवनिंग बैच है हमारा प्रॉपर हिंदी मीडियम में है, तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मैं 100% श्योर हूँ आप लोगों को हर एक चीज समझ आएगी, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और फाइनली मैंने पहले भी कहा है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि हिंदी मीडियम में हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा रहने वाला है, हमसे अच्छा नहीं होगा। ठीक है। देख लेते हैं, बाकी ये ध्यान रखना है। और इसकी फीस भी बहुत ही नॉमिनल है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारी एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है हमने। और ये हम कोशिश करेंगे इसके साथ जो हमारी एक टेस्ट सीरीज है, जो मतलब वैसे तो वो पेड टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज भी हमसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए वो टेस्ट सीरीज फ्री होगी। ठीक है। तो ये एडिशनल है, तो मतलब जो टेस्ट सीरीज के पैसे वो भी बच जाएंगे हमारे स्टूडेंट के लिए, वो तो हम खैर है ही। ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। जो भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कॉल भी कर सकते हैं 9105113310। ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जो भी इंक्वायरी है वो ले सकते हैं। ठीक है। डेमो क्लासेस वगैरह चाहिए तो वो हमारी एप्लीकेशन पे है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर डेमो क्लासेस देख सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेज हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है। इस बारे में बात होती रहेगी, आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू भी होता है, व्यक्तिगत परीक्षा कितने नंबर की होगी? 50 नंबर का हमारा इंटरव्यू होगा। तो जो इंटरव्यू होता है वो पूरा का पूरा जो होता है व्यक्तिगत, यहाँ पे लिखा भी व्यक्तिगत परीक्षा, अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौगाष्ठ पर ध्यान पे रखते हुए इसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जाएगा। तो एक्चुअल में इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे सिलेबस से संबंधित भी हो सकता है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकता है, सोशल लाइफ से संबंधित हो सकता है, इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं, इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इंटरव्यू का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है,
तो उसके लिए खास तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। बस तुम अगर प्री करके जाओगे, मेंस करके इंटरव्यू तक जाओगे, तो मैं मानता हूँ तुम्हें नॉलेज तो होगी ही। बाकी जब तुम करोगे तो हम लोग साथ रहेंगे, तो देखेंगे उसको भी, उसकी भी प्रिपरेशन की जाएगी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।